नियम टेक्निकल क्लासेज के टॉपिक वाइज रिवीजन में सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम पिछले वीडियो के बचे हुए क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो का जो बचा हुआ टॉपिक था वो कौन सा था, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। इसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे, तो वह क्या करना है, अब पढ़ने हैं। तो देखिए निम्न प्रकार से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं SWG का मान दे दिया जाता है और उसका जो में क्या पूछा जाता है, डायमीटर कितना व्यास होगा। तो देखिए याद रखें कि एक SWG जो होता है स्टैंडर्ड वायर गेज में, एक का मान कितना होगा, वो होगा 7.6200। कितना होगा में, एक SWG का 7.6200 मान होगा। 2 SWG का जो मान होगा वो कितना होगा, 7.0104। क्या होगा, 7.0104। तो ये ध्यान रखिए। और जो SWG3 का मान कितना होगा, वो होगा 6.4008। कितना होगा, 6.4008। और जो 4SWG है इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 5.8928। कितना होगा, 5.8928। ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो SWG का मान है। तो ये देखिए जो 5 SWG होगा, जो 5 SWG है इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 5.3848। कितना होगा, 5.3848। कितना होगा 5 का। तो ये ध्यान रखिए जो 6 SWG है उसका मान कितना होगा, 4.8768। अब देखिए जो 7 SWG है उसका मान कितना होगा, 4.47। कितना होगा, 4.4704। और जो 8 SWG है उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा 4.0640। तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं 9 SWG का मान कितना होगा। तो 9 SWG का मान देखिए, 9 SWG का मान जो होगा वो होगा 3.6576। और 10 SWG का मान कितना होगा, 3.2512। ये ध्यान रखें, ये SWG के इम्पोर्टेंट क्या है, ये भाग हैं। तो इनके मान अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये विषय ध्यान रखें। और जो SWG में आपने देखा कि SWG का मान, SWG की संख्या बढ़ने पर इसका जो डायमीटर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए। और कम SWG का डायमीटर कितना होता है, अधिक होता है। तो ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहता है। जिसका डायमीटर अधिक होगा उसका व्यास में कम होगा। तो ये भी ध्यान रखें। अब चलते हैं SWG के क्वेश्चनों पर। तो देखिए 3 SWG तुल्यांकी मान क्या होगा। तो 3 SWG का तुल्यांकी मान हमने अभी देखा कितना था, उसका मान था 6.4008। कितना था, 6.4008 तो ये ध्यान रखिए 6.4008 किसका मान था, ये 3 SWG का मान था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 2 SWG तार का किसके व्यास के बराबर होता है। तो 2 SWG तार किसके व्यास के बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिए, ऑप्शन देखिए 5.38, बी है 5.89, सी है 6.4, डी है 7.01 और डी ई है 8.23। तो जो 2 SWG का जो पूरा मान जो होता है वो कितना होता है, वो होता है 7.0104। ये कितना मान होता है, ये 2 SWG का मान होता है। तो ये ध्यान रखिए। और जो 1 SWG का जो मान होता है, एक SWG का मान कितना होगा, 7.6200। तो ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। SWG कौन सा है, 22 वायर में सामान्य व्यास कितना होगा। तो ये देखिए क्या है कि 22 वायर SWG क्या है 22, तो उसका जो में सामान्य व्यास कितना होगा। तो अब हमें, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ है, इसमें SWG की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो मान होगा वो कितना आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो
तो पॉइंटों में कितना होगा, देखिए 22 का कितना होगा, वो होगा 0.711, कितना होगा 0.711। ये जो मान हैं ये याद रखने पड़ेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 एम्पियर की एक सर्किट दर के लिए सही तांबे के तार का आकार होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्निकल हेल्पर 2018 में 2 बार पूछा गया है। अब देखिए 5 एम्पियर की सर्किट करंट के लिए जो तांबे के तार का आकार कितना होगा। तो ये देखिए जो 5 एम्पियर की सर्किट अपने घरों के अंदर जो प्रयोग किए जाते हैं उनमें जो तांबे के तार का जो आकार होता है वो कितने SWG का होगा, तो वो होगा 35 SWG। कितना होगा 35 SWG, 35 SWG का होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तांबे के चालक का साइज कितना है, 3/18 से दर्शाया गया है, तो 18 क्या है। अब जो चालक का साइज होता है वो इस प्रकार से दर्शाते हैं, देखिए ऊपर जो मान होता है और एक नीचे मान होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जो ऊपर का जो मान होता है ऐसे 3.18 जो है। अब इसमें जो 3 है ये तो क्या है, वायर की संख्या, क्या है कंडक्टर की संख्या होगी। और जो ये 18 मान है ये क्या है, इसका व्यास, इसका डायमीटर। तो ध्यान रखें। अब देखिए इसमें 18 क्या है। अब ऑप्शन देखिए, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, बी है चालक का व्यास, सी है चालक का SWG साइज और डी है चालकों की संख्या। तो हमेशा ध्यान रखें ये क्या है, ये चालक का व्यास है। क्या है, चालक का व्यास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए किसी चालक का निर्धारण 1/1.40 से किया जाता है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ग मिलीमीटर में क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमेशा ध्यान रखिए जैसे ये मान पॉइंटों में दे, जैसे कि 1/1.40, तो ये 1/40 ये क्या है, ये इसका क्या हो गया है, ये इसका व्यास है क्या है, mm में। इसका व्यास क्या है, mm में है। तो अब देखिए अब क्या होगा, अब इसका क्या बताना है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब हमेशा ध्यान रखें चालक जो रहता है वो कौन सी आकृति में रहता है, वह वृत्त की आकृति में रहता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, πr²। क्या रहता है, πr²। तो पाई का मान देखेंगे 22/7 इंटू, अब त्रिज्या क्या होगी, ये क्या है डायमीटर व्यास। जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। तो इसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 0.70। कितना हो गया इसका आधा, क्योंकि व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में रखने पर देखिए, अब इसे रखेंगे 0.70 इंटू 0.70। अब इसका पॉइंट हटाने पर क्या करेंगे, नीचे 100 कर देंगे। और अब देखिए 1 0 से 1 0, 2 0 कैंसिल, ये हो गए। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब कितने बचे हैं, 22 इंटू 7/100। कितने बचे हैं, अब देखिए 22 इंटू 7/100। अब जब इन्हें गुना करेंगे 22 इंटू 7 को, जब कितना होगा 154। कितना होगा 154 में जब 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.54। कितना होगा 1.54 क्या होगा, mm² में होगा, वर्ग mm² में होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 1.54। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए एक SCSR चालक का निर्धारण 26/7 से किया जाता है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब बताइए जो SCSR चालक जो होते हैं इनका प्रयोग अधिकतर कहाँ किया जाता है, इनका प्रयोग अधिकतर ओवरहेड लाइनों में प्रयोग में लेते हैं। तो इनका निर्धारण क्या किया गया है, देखिए 26/7 से किया गया है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन देखिए 26 एल्यूमिनियम चालकों की संख्या है, 7 स्टील चालकों की संख्या है, 26/7 एल्यूमिनियम चालकों की संख्या है, ए व बी। तो हमेशा ध्यान रखिए जो SCSR चालक में
इस प्रकार से 26/7 दिखाया गया है। तो जो 26 जो क्या है चालक, ये क्या है एल्यूमिनियम के हैं, और जो जो 7 वायर है ये स्टील के हैं। किसके हैं? स्टील के। तो ये ध्यान रखें 26 होंगे एल्यूमिनियम के और 7 होंगे स्टील के। ये इस प्रकार से क्या रहता है कि जो ACSR चालक जो रहता है ये इस प्रकार से रहता है। तो इसमें जो बाहरी सतह होती है वो उस पर जो वायर रहते हैं वो किसके रहते हैं? वो रहते हैं एल्यूमिनियम के, और अंदर जो कंडक्टर रहते हैं वो किसके रहते हैं? स्टील के। तो ये ध्यान रखें स्टील के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैंडर्ड वायर गेज चालक का आकार किस में मापता है? DMRC 2017 में आया हुआ है कि जो SWG जो रहता है वह किस आकार को किस में मापता है? वह ध्यान रखें mm में मापता है, तो मिलीमीटर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। और यदि क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि AWG जो AWG रहता है वह किस में मापता है? वह इंच में मान को मापता है, ये ध्यान रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टैंडर्ड वायर गेज से कितने प्रकार की साइज माप सकते हैं? तो ऑप्शन देखिए 34, 35, 36, 37। तो हमेशा ध्यान रखें स्टैंडर्ड वायर गेज जो मान मापता है वो कहाँ से कहाँ तक मापता है? 0 से लेकर 36 तक। लेकिन इसने पूछा है कि कितने प्रकार की साइज को माप सकता है। तो एक 0 भी काउंट होगा और एक 36 तक तो मापता ही है। तो कितने हो गए? 37। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा? 37। तो स्टैंडर्ड वायर गेज से कितने प्रकार की साइज माप सकते हैं? तो 0 से लेकर 36 तक कितने प्रकार के होंगे? वो होंगे 37 प्रकार से। 37 प्रकार से हम इसकी साइज को माप सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 20 SWG की तुलना में 25 SWG साइज वाले चालक की धारावहन क्षमता क्या होगी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बताइए 20 SWG की तुलना में 25 SWG साइज के चालक की धारावहन क्षमता बताना है। तो अब देखिए एक क्या है 20 SWG, एक क्या है 25 SWG। अब इसमें अब बताइए किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, किसका क्षेत्रफल कम होगा? तो अब देखिए हमें बताना है कि 20 SWG की तुलना में 25 SWG साइज के चालक की धारावहन क्षमता। तो अब देखिए 25 SWG है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो व्यास होगा इसकी तुलना में क्या होगा? कम होगा। 25 SWG का क्या होगा? कम होगा, व्यास कम होगा। जबकि 20 SWG का इसकी तुलना में व्यास अधिक होगा, क्योंकि कम SWG पर इसका व्यास बढ़ जाता है जबकि अधिक SWG पर व्यास कम हो जाता है। तो अब देखिए क्षेत्रफल कम हो गया है, जबकि 20 SWG का 25 SWG की तुलना में यदि क्या होता है? क्षेत्रफल अधिक होता है। तो अब क्षेत्रफल अधिक होने पर प्रतिरोध से संबंध किस प्रकार से रहता है? विलोमानुपाती रहता है। अब इसका क्षेत्रफल अधिक तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? कम। अब इसका देखिए इसका प्रतिरोध और समानुपाती 1/a क्षेत्रफल में रहता है। अब इसका क्षेत्रफल कम और इसका प्रतिरोध अधिक, तो जिसका प्रतिरोध अधिक उसमें धारा कम और जिसका प्रतिरोध कम उसमें धारा अधिक। तो अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि 20 SWG की तुलना में 25 SWG साइज की चालक की धारा, यानी 25 SWG की इसकी तुलना में धारा क्या होगी? अब इसका रेजिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, इसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा तो धारा क्या होगी? कम होगी। क्या होगी? कम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस चालक की धारावाही क्षमता उच्चतम होगी यदि इनकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान हो? तो ध्यान रखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किस चालक की धारावाहिक क्षमता उच्चतम होगी, यानी धारा वहन करने की क्षमता क्या होगी? उच्चतम होगी यदि उसकी लंबाई और क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल समान है। तो ऑप्शन देखिए आयताकार चालक की, वृत्ताकार चालक की, त्रिभुजाकार चालक की, वह सभी में समान धारा प्रवाहित होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिए कभी भी अनुप्रस्थ काट और लंबाई समान होने पर उसकी आकृति क्या होती है? चालक की आकृति का धारावहन क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये ध्यान रखें
क्या होता है, धारा वहन जो क्षमता होती है उसकी वह चालक की आकृति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो क्या रहेगी, वह आयताकार चालक, वर्ताकार चालक, त्रिभुजाकार और सभी में समान धारा प्रवाह होगा। तो ये ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी में समान धारा प्रवाहित होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। AWG का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन देखिए, एक्सियल वायर गेज, एरियल वायर गेज, अमेरिकन वायर गेज या एडजॉइनिंग वायर गेज या एशियन वायर ग्रुप। तो हमेशा ध्यान रखें, AWG का जो विस्तार होगा वो क्या होगा, अमेरिकन वायर गेज। क्या होगा, अमेरिकन वायर गेज। अमेरिकन वायर गेज जो होता है AWG जो होता है, ये मान मापता है इंच में। किस में मान दर्शाता है, इंच में। ये टेक्निकल हेल्पर 2018 का क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए, AWG संख्या चालक की आधार को दर्शाती है। AWG संख्या चालक के आधार को दर्शाती है और इस संख्या के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो AWG संख्या चालक की आधार को दर्शाती है, तो इस संख्या के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? DMRC 2020 में आया हुआ है। अब ऑप्शन देखिए, जितनी छोटी संख्या उतना छोटा व्यास, ये भी बात गलत है। और देखिए, जितनी बड़ी संख्या उतना बड़ा व्यास, ये भी गलत है। जितनी छोटी संख्या उतना छोटा आयतन, ये भी गलत है। जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास, ये सही है। क्या है, जितनी छोटी संख्या, जैसे 1SWG है तो इसका कितना रहता है, इसका जो रहता है 7.600 क्या था, 200। तो ये कितना रहता है, ये 1SWG का मान रहता है। और जो 2SWG का मान रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 014। कितना रहता है, 7.0104। ये ध्यान रखिए। अब देखिए, जिस प्रकार संख्या बढ़ रही है तो SWG का मान कम होता जा रहा है। तो जितनी छोटी संख्या उतना बड़ा व्यास। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, कौन सा होगा, डी होगा, कि जितनी छोटी संख्या रहेगी उतना बड़ा ही व्यास रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, वह है वुड रास्प फाइल, यानी काष्ठ उदंती फाइल। जो रास्प कट जो फाइलें होती हैं, वुड रास्प कट जो फाइलें रहती हैं, वो निम्न प्रकार से इसके बारे में अध्ययन करेंगे पहले। अब देखिए, काष्ठ वस्तुओं को रेतने के लिए, किसको, काष्ठ वस्तुओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ प्रकाशित महत्वपूर्ण नहीं होता है, मतलब जहाँ पे हम प्रदर्शित करें, वहाँ जिस चीज़ को हम प्रदर्शित के लिए प्रयोग में नहीं लेते हैं, वहाँ केवल कार्य के लिए उसे घसा जाता है, उसके बाद में उसे फिनिशिंग की जाती है। तो काष्ठ उदंत रेतियाँ अर्धगोलाकार आकार में होती है। कौन सी आकृति में रहती है, ये अर्धगोलाकार आकृति में बनी हुई रहती है। इनके तेज खुर्दादार एकल कट दंते होते हैं। क्या रहते हैं इनमें, इस प्रकार से दंते एक दूसरे में एकल कट रहते हैं, ये ध्यान रखें। अब देखिए, इस फाइल से हम क्वेश्चन देखेंगे। अब इसमें लोको पायलट 2019 से इस फाइल के टॉपिक से क्वेश्चन उठाया गया है। तो निम्नलिखित चित्र में से दिखाई गई रेती की पहचान कीजिए। तो अब देखिए, ये जो दिखाई गई रेती है ये कौन सी है। ऑप्शन देखिए, कवर कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल। अभी हमने देखा क्या है, ये देखिए, इसमें क्या है, सिंगल कट है और क्या है, रास्प में है। तो रास्प कट फाइल जो होती है ये सिंगल कट में है, सिंगल कट रास्प कट फाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दी गई आकृति में दिखाई गई रेती के प्रकार को पहचानिए। अब बताइए, जो दी गई आकृति है इसकी जो रेती रहती है इसकी पहचान करिए। अब क्या होगा, देखिए, रास्प कट फाइल, सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल या वक्र कट फाइल। अब चित्र से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, ये एक डबल कट फाइल है, डबल कट फाइल है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यहाँ से जो कट का जो एंगल रहता है वो कितना रहता है, वो रहता है 70 डिग्री। और जो यहाँ से रहता है यह कितना रहता है, 50 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। तो ये ध्यान रखें, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल का प्रकार नहीं है।
अब ये UPRVNL एग्ज़ाम 2015 में आया हुआ है कि कौन सा का फाइल नहीं होता है। तो ऑप्शन देखिए, वर्गाकार फाइल, आयताकार फाइल, त्रिकोणीय फाइल और सपाट फाइल। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो आयताकार जो फाइल होती है ये फाइल का प्रकार नहीं है, वर्गाकार फाइल होती है, त्रिकोणीय फाइल होती है, सपाट फाइल होती है। तो ये ध्यान रखिए कौन सा होगा, वर्गाकार फाइल नहीं होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेती में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है। तो रेती में जो प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या होती है, फाइल को क्या बोलते हैं? एक होती है त्रिकोणीय रेती, जिसमें क्या रहता है, इस प्रकार से बना रहता है त्रिकोणीय रेती, उसमें कटे हुए रहते हैं। तो जो रेती व फाइल रेती है वो किसकी बनी होती है? उच्च कार्बन स्टील, नॉर्मल इस्पात, कार्बन स्टील या फिर कच्चा लोहा। तो हमेशा ध्यान रखें ये किसका बना रहेगा, ये बना रहेगा उच्च कार्बन स्टील का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकार में उपलब्ध होती है? तो ये बताइए, इनमें से किस प्रकार की रेती केवल अर्धगोलाकार आकृति में रहती है? तो देखिए ऑप्शन, कर्व कट फाइल, डबल कट फाइल, वस्टर्ड फाइल, रास्प कट फाइल। तो जो रास्प कट जो फाइलें होती हैं वो किस में रहती है? वह अर्धगोलाकार आकृति में रहती है। अभी हमने देखा था उस टॉपिक में क्या लिखा हुआ था, अर्धगोलाकार की कौन सी रहती है? रास्प कट फाइल रहती है। कौन सी रहेगी? रास्प कट फाइल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्स से इंगित रेती का भाग का नाम बताइए। जो एक्स से इंगित रेती जो है इसमें देखिए, अब इसका जो भाग का नाम बताना है कि इस भाग को क्या बोला जाता है, और साथ में इस भाग का नाम भी बताइए, और ये हैंडल है। तो ये ध्यान रखें, जो ये भाग होता है इसे क्या बोलते हैं? टिप। क्या बोलते हैं? टिप। और इस भाग को बोला जाता है हील। जो रेती जो फाइल होती है उसकी साइज का निर्धारण किया जाता है, वो कहाँ से कहाँ तक करते हैं? टिप से लेकर हील तक। और जो ये घुमा हुआ भाग रहता है इसे बोलते हैं शोल्डर। इसे क्या बोला जाता है? शोल्डर बोला जाता है। अब देखिए, जो हील होता है इस पर क्या रहता है? इस पर कट नहीं कटे रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको क्या बोलेंगे? एज, हील, टैग व शोल्डर। तो टिप या टैग से लेकर हील तक की दूरी को क्या करते हैं? फाइल का निर्धारण किया जाता है, लंबाई का। और जो ये एक्स से इंगित जो भाग है ये क्या होगा? ये होगा हील। क्या होगा? हील होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या है, लोहा कट आरी। जो हेक्सा होती है, जो हेक्सा होती है, हेक्सा ब्लेड व हेक्सा, जिससे हम क्या करते हैं? धात्विक भागों को काटने के लिए या कंड्यूट पाइपों को काटने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? हेक्सा बोला जाता है। तो अब देखिए जो हेक्सा है ये क्या है? देखिए अब ये जो दिखाया गया है इसमें क्या, ये एक फ्रेम है, हेक्सा का फ्रेम है, ये इसका हैंडल है, और जो ब्लेड रहती है वो यहाँ से एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर होता है एक यहाँ पे, और एक ये रहता है फिक्स। इसमें क्या किया जाता है, जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके जो केंद्र में उसके दोनों सिरों पर क्या रहते हैं? छिद्र कटे हुए रहते हैं, उनको इसमें फंसाकर उसे एडजस्ट कर दिया जाता है, यानी फिक्स कस दिया जाता है। और कसने पर यह ध्यान रखें ब्लेड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, मुड़ा हुआ नहीं रहना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें इसका जब उपयोग करें जब इसे अच्छी तरह से सीधा रखकर ही चलाना चाहिए। इससे ब्लेड यदि सीधा करके नहीं चलाने से ब्लेड इसका टूट सकता है। तो ये ध्यान रखें। एक फ्रेम में भी क्या रहता है? इसमें एडजस्टेबल रहता है, फ्रेम को भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। और इसमें जो क्या रहता है, एक विंग नट रहता है जिसकी सहायता से उसे कसकर टाइट कर दिया जाता है। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। ये मजबूत निकिल पटलित स्टील फ्रेम का बना होता है। जो इसका स्टील जो रहता है वह निकिल पटलित स्टील से बनाया जाता है। जो फ्रेम रहता है वह 250 mm से लेकर 300 mm के ब्लेडों के लिए समायोजित किया जाता है। इसमें क्या रहता है, ऊपर जो फ्रेम रहता है उसे क्या किया जा सकता है? उसे कम या बड़ा या छोटा किया जा सकता है, और इसे फ्रेम में लगाकर जाना चाहिए। इसे फ्रेम में लगाकर जाना चाहिए, और दांते हत्ती के प्रे होने चाहिए। दांते क्या होने चाहिए? हस्ती जो हत्ती है उससे क्या होने चाहिए? प्रे होने चाहिए, ताकि अग्र धातु में काटी जा सके। ये क्या करता है? अग्र में धातु को काटी जा सके।
धातु को क्या करता है, ये आगे की टाइप में काटता है। और इसका उपयोग जो है धातु को काटने के लिए किया जाता है। तो ये ध्यान रखिए, दाती हस्ती से क्या होने चाहिए, प्रे होने चाहिए। और अग्र धातु में काट की जा सके, क्या कर सकते हैं, ये आगे की तरफ चलता है, तब ये क्या करता है, धातुओं को ये काटता है। अब चलते देखिए, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है। तो ऑप्शन देखिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी, या दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी, सी है दोनों होल्स के बाहर के सिरों के बीच की दूरी, डी है दोनों पिन होल्स के भीतर की सिरों के बीच की दूरी। तो हमेशा ध्यान रखें, हेक्सा ब्लेड जो रहता है उसकी जो लंबाई मापते हैं वो क्या करते हैं, दोनों पिन होल्स के केंद्र के बीच की दूरी से मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की लंबाई मापी जाती है, दोनों पिन होल्स के केंद्रों के बीच की दूरी से मापा जाता है। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीवीसी ट्यूब धातु पाइप, कौन सा, पीवीसी ट्यूब धातु पाइप को फ्रेम को काटने के लिए किस इलेक्ट्रिकल उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीवीसी ट्यूब और धातु के पाइप और धातु की फ्रेम को काटने के लिए एक इलेक्ट्रिकल टूल उपकरण होता है, वो कौन सा है, मेलेट, कला हैमर, पोकर, हेक्सा या जम्फर। तो हमेशा ध्यान रखिए कौन सा होगा, वो होगा हेक्सा ब्लेड। कौन सा होगा, जो हेक्सा होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पावर हेक्सा ब्लेड जो रहती है, धातु काट आरी की मोटाई कितनी होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएल 2019 में आ चुका है। तो देखिए, पावर हेक्सा ब्लेड जो धातु काट की आरी की मोटाई होती है वो कितनी होती है। ऑप्शन देखिए, 0.27 सेंटीमीटर से 0.54 सेंटीमीटर, या 0.128 सेंटीमीटर से 2.47 सेंटीमीटर, सी है 1.27 mm से लेकर 2.54 mm, डी है 1.278 सेंटीमीटर से लेकर 2.544 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखें, इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा क्या रहेगा, mm में माप रहेगा। ध्यान रखिए, सेंटीमीटर में नहीं रहेगा, mm में माप रहेगा। तो 1.27 mm से लेकर 2.54 mm। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हेक्सा ब्लेड तथा कारपेंटर सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य कारण क्या है। हेक्सा ब्लेड में जब जो कारपेंटर सा या ब्लेड के दांतों की जो सेटिंग करते हैं उसका मुख्य कारण क्या है। अब देखिए, जो इस प्रकार से इनके दांते रहते हैं, एक को इधर मुड़ा दिया जाता है, दूसरे को इधर धकेल दिया जाता है। तो इस प्रकार से इसके दांते को एक को उधर मोड़ दिया जाता है, एक को इधर घुमा दिया जाता है। इसको एक दूसरे के क्या रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं। तो घुमाओ, तो ये ध्यान रखें, हेक्सा जो ब्लेड इस प्रकार से रहते, देखिए पहले को इधर घुमा दिया, दूसरे को इधर, तीसरे को इधर, इस प्रकार से ये कट रहते हैं इसमें। तो अब वो क्यों बनाए जाते हैं, वो सेटिंग क्यों की जाती है, उसके बारे में बताना है कि ब्लेड की सुंदरता बढ़ाने के लिए, या कटिंग के समय घर्षण को कम करने के लिए, सी है गहराई वाली कटिंग को सरल करने के लिए, या बनाना उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो ब्लेड के कारपेंटर ब्लेडों के दांतों की सेटिंग करने का मुख्य जो कारण रहता है वह रहता है कटिंग के समय घर्षण को कम करना, कटिंग के समय घर्षण को कम करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। यूपीपीसीएल 2019 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगामी एग्जामों में भी पूछा जा सकता है। तो हाई स्पीड इस्पात में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, देखिए 0 से लेकर 2%, और 0 से लेकर 0.75 से लेकर 1%, सी है 1.5 से लेकर 2.5%, डी है 0.1 से लेकर 0.5%। कितना है, इसका मान कितना होगा, वो होगा 0.75% से लेकर 1%। इसका क्या रहता है, मान रहता है। जो जैसे कि हेक्सा ब्लेड हुई, जैसे हाई स्पीड स्टाइल के कार्बन में, जैसे हाई स्पीड इस्पात जैसे भी कोई काटने वाले जो कर्तन औजार रहते हैं उनमें जो कार्बन प्रतिशत कितना रहता है, उसमें रहता है 0 पॉइंट कितना रहेगा, 0 पॉइंट, ध्यान रखिए 0.75 से लेकर 1%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, सूजा। अब जो सूजा होता है
इसके बारे में देख लीजिए। सूजा, चौकोर, नोकदार, जिसे बोलते हैं ब्रांडल या सुआ, जिसे इसे सुया बोला जाता है देसी भाषा में। तो ब्रांडल, स्क्वायर पॉइंटर और पोकर, इसका दूसरा नाम क्या रहता है, एक पोकर रहता है। क्या रहता है, पोकर। सूजा जो होता है ये नौकाकार आकृति में इस प्रकार से डॉट रहता है, इसमें इस प्रकार से डॉट बनाया जाता है। तो ये तो रहता है ब्रांडल और ये है पोकर। इसे क्या बोला जाता है, सूजा। सूजा और चौकोर, नौकर, नौकादार इसे बोला जाता है, या सुआ बोला जाता है, या फिर उसे ब्रांडल व पोकर बोल सकते हैं। तो इसकी लंबाई जो रहती है वो विनिर्देशित निम्न प्रकार से होती है। वो कितनी रहती है, 150 mm से लेकर इंटू 6 mm तक। अब इसके बारे में देख लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। क्या है, यह लंबा तेज औजार होता है। इसका उपयोग कास्ट वस्तु पर, क्या है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिए। जिसका प्रयोग कास्ट वस्तु पर पेच लगाने के लिए, पायलट छिद्र बनाने के लिए किया जाता है। यह क्वेश्चन यहाँ से इस टॉपिक से DMRC एग्जाम में पूछा गया है कि कास्ट वस्तुओं पर पेच लगाने के लिए, कौन पायलट छिद्र बनाने के लिए किस औजार का प्रयोग किया जाता है, तो वो होगा ब्रांडल, पोकर। ब्रांडल और पोकर। अब इसकी क्या है, हिफाजत और अनुरक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, इसका केयर और मेंटेनेंस किस प्रकार से रहना चाहिए। तो धातुओं पर छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग ना करें, ये ध्यान रखें। क्या, ब्रांडल व पोकर का प्रयोग धातुओं पर नहीं करना चाहिए, इसका प्रयोग कास्ट यानी लकड़ी पर करना चाहिए। और इसे अच्छी धार लगाई स्थिति में रखें, इसे कहीं भी नहीं पटक देना चाहिए, इसे एक विशेष टूल बनाकर उसके अंदर इसे अलग से रख देना चाहिए। अब देखिए, अब पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। ये UPPCL 2018 के एग्ज़ाम में आया हुआ, यूपी के जो एग्ज़ाम था 2018 में, उसमें आया हुआ था। UPRVNL का एग्ज़ाम था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऑप्शन देखिए, पोकर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। बोल्ट्स को कसने के लिए, लकड़ी के स्क्रू लगाने हेतु, यानी अग्रगामी यानी पायलट छिद्र के निर्माण के लिए, यानी स्क्रू लगाने से पहले, यानी अग्रगामी जो पायलट छिद्र होता है उसके निर्माण के लिए क्या किया जाता है, लकड़ी में स्क्रू लगाने के लिए, पायलट छिद्र के निर्माण के लिए क्या किया जाता है, पोकर का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखें, ये इस पॉइंट से क्वेश्चन बन के आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी के बोर्ड में पेच करने से पूर्व, देखो क्या है, अग्रगामी यानी लकड़ी के बोर्ड में से पेच करने से पूर्व प्रयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन देखिए, सेंटर पंच से करें, या स्क्राइबर से करें, या डिवाइडर से करें, या ब्रांडल से करें। तो कौन से करेंगे, ब्रांडल। उसे क्या बोला जाता है, ब्रांडल या पोकर। पोकर, या इसे क्या बोल सकते हैं, ब्रांडल, पोकर, और सूजा क्या बोलते हैं, सूजा व सुआ भी बोला जाता है। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये क्या करते हैं, ये मार्किंग रहते हैं, मतलब चिन्ह करने वाले उपकरण, औजार होते हैं। एक तो होता है पोकर, एक होता है जिमलेट, एक होता है सेंटर पंच, एक होता है फ्रिंग पंच, एक होता है डॉट पंच। तो ये क्या करते हैं, ये मार्किंग टूल रहते हैं। तो इनके बारे में देख लीजिए, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। अब देखिए जिमलेट। अब जिमलेट क्या रहता है, जिमलेट एक रहता है औजार रहता है। इसका क्या हैंडल क्या रहता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है, ये ध्यान रखें, लकड़ी का बना हुआ रहता है। और जो इसकी जो ब्लेड रहती है, इसकी जो ब्लेड रहती है वो एक पेचनुमा आकृति में, स्क्रूनुमा आकृति में आगे से बनाई जाती है। अब देखिए, कास्ट वस्तुओं पर छोटे छेद बनाने के लिए, किसका, कास्ट वस्तुओं पर छोटे छेद बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखें। और जो ब्रांडल था उसका प्रयोग कहाँ कर रहे थे, उसका प्रयोग पेच को लगाने से पहले कर रहे थे, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ छोटे छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसकी हस्ती जो रहती है, इसका जो हैंडल रहता है वह कास्ट का बना हुआ रहता है, और छिद्र बनाने वाले पेचदार सिरा होता है। इसमें क्या रहता है, छिद्र बनाने वाला पेचदार हिस्सा रहता है। अब देखिए, जिमलेट का उपयोग किया जाता है बेकेलाइट शीट में, लकड़ी में, नरम एल्यूमिनियम में, या PVC में। तो जो जिमलेट रहता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, उसका प्रयोग किया जाता है लकड़ी में। किस में करते हैं, लकड़ी में छोटा छिद्र बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका हैंडल किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ रहता है। और इसका जो आकृति, आगे की आकृति रहती है वो किस नुमा रहती है, वह पेंचनुमा आकृति में रहती है। इसके बारे में ये ध्यान रख लेना है कि लकड़ी में छोटा छिद्र बनाने के लिए
जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिमलेट को लकड़ी के कार्यखंड सतह से पर रखकर घुमाया जाता है। तो ये भी एक क्या है, इसकी सावधानी, यानी इसकी जो मेंटेनेंस और इसका जो उपयोगिता किस प्रकार से होगी। तो जिमलेट का लकड़ी के कार्यखंड के सतह से पर रखकर उसके घुमाया जाना चाहिए 68 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री या सतह के लंबवत से। तो जो जिमलेट होता है इसका उपयोग करते समय एक सावधानी रखना चाहिए। क्या सावधानी रहनी चाहिए? जैसे कोई ये कास्ट है और ये जिमलेट है, तो इसका हम जैसे प्रयोग कर रहे हैं तो वह किस प्रकार से करना चाहिए, वह लंबवत यानी 90 डिग्री, इससे ये क्या रहना चाहिए, जॉब से 90 डिग्री पर रहना चाहिए। किस पर रहना चाहिए? 90 डिग्री पर रहना चाहिए, जिसे बोला जाता है सतह से लंबवत रहना चाहिए। और एक विशेष इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए। इसका प्रयोग बिना हैंडल के नहीं करना चाहिए और इसे एक विशेष टूल में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सभी टूलों को मिक्स में करके रख दे। तो हम जैसे औजार को उठाते हैं तो उस टाइम पे हमें खरोंच लग सकती है, इसीलिए इसको क्या रहना चाहिए, इसको अलग एक टूल बनाकर उसमें क्या कर दिया जाना चाहिए, उसे टूल बॉक्स में रख देना चाहिए। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये टॉपिक से DMRC क्वेश्चन बनाया है। जो DMRC जो क्वेश्चन बनाते हैं वो अक्सर निमी की बुक से, यानी जो ऑथेंटिक जो बुकें रहती हैं वहाँ के टॉपिकों से वहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ये देखिए, अब ये DMRC का जो एग्ज़ाम रहता है वो अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम होते हैं। तो लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखिए, सेंटर पंच का करेंगे या सूजा करेंगे, राउल प्लग टूल का करेंगे या ब्रह्मा जिमलेट। इसे क्या बोला जाता है, एक ब्रह्मा भी बोला जाता है, ये भी ध्यान रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लकड़ी के सामानों पर छोटे छिद्र बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो होता है जिमलेट। किसका प्रयोग करते हैं? जिमलेट का। और जो सूजा होता है इसे क्या बोला जाता है? ब्रांडल बोला जाता है। ये स्क्रू पैच लगाने से पहले सूजा का प्रयोग किया जाता है। सेंटर पंच जो होता है इसका प्रयोग धात्विक जो सीटें रहती हैं उस पर छिद्र करने से पहले क्या किया जाता है, एक चिन्ह मानकित किया जाता है। और राउल प्लग जो टूल होता है ये बिट, ये भी नहीं होता है। चलते देखिए सेंटर पंच। अब देखिए जो सेंटर पंच क्या होता है, सेंटर पंच क्या होता है, अब इसकी साइज बड़ी क्या होती है, इसकी बॉडी की व्यास और उसकी लंबाई द्वारा इसे क्या किया जाता है, विनिर्देशित किया जाता है। जैसे कि 100 mm क्या रहता है, इसकी बॉडी की साइज है और 8 mm इसके क्या है, व्यास है। केंद्र सुम्बे की नोक का कोण कितना रहता है, 90 डिग्री। ये ध्यान रखिए, इसे केंद्र सुम्बे क्या बोला जाता है, निम्मी में केंद्र सुम्बे, ये चेन्नई भाषा से है, केंद्र सुम्बे इसे बोला जाता है। इसका जो डिग्री का कोण होता है, सेंटर पंच का डिग्री का कोण कितना रहता है, 90 डिग्री। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातुओं पर पायलट छिद्र व छेद अंकित करने के लिए क्या है, पायलट छेद अंकित करने के लिए, पंच करने के लिए, यानी इसे मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी सीट पर रखकर इस पर क्या किया जाता है, हथौड़ी से मारा जाता है और थोड़ा सा क्या हो जाता है, मार्क हो जाता है। उसके बाद में ड्रिल चलाई जाती है, पायलट छिद्र बनाया जाता है, कठोर किया जाता है। ये क्या रहता है, ये एक स्टील टूल स्टील से बना होता रहता है और इसका सिरा कठोर किया जाता है और पनियाया जाता है। अब देखिए इसका जो मेंटेनेंस और वह अनुरक्षण क्या है, नोक पर तेज और उचित कोण पर बनाए रखे। क्या है, नोक को तेज और उचित कोण पर बनाए रखे तभी इसका प्रयोग करें। अच्छी तरह से ढंग से 90 डिग्री पर रहना चाहिए। छत्रक सिरों से बचें, इसे छत्रक सिरों से बचें। अब इसका जो क्या रहता है, ये एक होता है सेंटर पंच। क्या रहता है, सेंटर पंच का जो कोण रहता है वो कितना रहता है, 90 डिग्री। एक रहता है फ्रिंग पंच। क्या रहता है, फ्रिंग पंच। जो फ्रिंग पंच रहता है उसका कोण कितना रहता है, 30 डिग्री। क्या रहता है, 30 डिग्री। एक रहता है डॉट पंच। क्या रहता है, डॉट पंच। एक रहता है डॉट पंच। सेंटर पंच, फ्रिंग पंच, डॉट पंच। जो डॉट पंच रहता है उसका जो डॉट का कोण कितना रहता है, 60 डिग्री। ये भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धातु प्लेट या चादर में ड्रिल करने से पूर्व से गहरा डॉट चिन्ह लगाया जाता है।
तो धातु प्लेट या चादर में ड्रिल करने से पूर्व गहरा डॉट चिन्ह किससे लगाते हैं? कील से, सेंटर पंच से, या स्क्रैबर से, या डिवाइडर से। तो हमेशा ध्यान रखिए, धातु प्लेटों पर जब हम वर्किंग काम करेंगे तो वहाँ पर कौन सा प्रयोग लेंगे? वहाँ पे लेंगे सेंटर पंच, जिसका डिग्री का कोण कितना रहता है? 90 डिग्री। अब देखिए सेंटर पंच का जो साइज रहता है, इसका जो साइज रहता है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कितना साइज का रहता है ये ध्यान रखिए, 10 से 15 सेंटीमीटर, यानी 100 mm से लेकर ये 150 mm तक रहता है। क्या रहता है? 100 mm से लेकर 150 mm तक। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से आज के कंप्लीट क्वेश्चन कितने हो गए? 89। अब इसके बाद में जो और महत्वपूर्ण टॉपिक बच रहे हैं उसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।